5.5 साल पहले मेरी तलाक हो गई थी। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे एक्स हस्बैंड सलीम पिछले 4 माह से ख़र्चा नहीं दे रहे। अच्छा अच्छा, इससे पहले क्या मेंटेनेंस आपको बाकायदगी से मिलती थी या पहले भी गैप्स आते थे? नहीं, 5 साल तक तो सलीम ने बहुत शराफत से ख़र्चा भेजा है। अब वो दुबई से भी वापस आ चुके हैं और कहते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं अपने अखराजात बहुत मुश्किल से पूरे कर रहा हूँ, तो मैं बच्चों के कैसे करूँ। मुझे तो लगता है कि वो इस ज़िम्मेदारी से जान छुड़वाना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या आप जॉब करती हैं? कोई और ज़रिया आमदनी है आपका? जी मैम, मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। वहाँ से मुझे सैलरी इतनी कम मिलती है कि घर का महीने का राशन बहुत मुश्किल से पूरा होता है। भला मैं इन हालात में बच्चों के कैसे अखराजात पूरे कर सकती हूँ। ठीक कह रही हैं, आई अंडरस्टैंड। और वैसे भी अगर आप जॉब करती भी हों फिर भी बच्चों के अखराजात उठाना बाप की ज़िम्मेदारी होती है। अच्छा, आप परेशान ना हो, हम आपकी तरफ से सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस दायर कर सकते हैं। शहरोज़, आप इनके साथ ज़रा पेपर वर्क तो शुरू करें। थैंक यू मैम। चाय तो बहुत अच्छी बनी है आज की। चाय बनाई नहीं जाती, चाय पकाई जाती है। हाँ, अलबत्ता उल्लू ज़रूर बनाया जाता है डॉक्टर साहब। तो बच्चे सो रहे हैं क्या अभी तक? अरे उनकी छुट्टियां हैं ना, तभी अभी तक सो रहे हैं। अगर उठ जाते ना तो हंगामा बर्पा कर देते। सही कह रहे हो। सब ये कोरेलो देखो। तुम देखो भाई, क्या है इसमें? पता नहीं क्या है। क्या हुआ? टेंशन में क्यों आ गई? कहीं कोई इनकम टैक्स की रिपोर्ट तो नहीं आ गई है? तुम खुद ही चेक कर लो। क्या है इसमें? कोई खबीस इंसान है ये। 7 साल बाद उसे अपने बेटे का ख्याल आ रहा है। लेकिन जहां तक मैं कानून को जानता हूं, उसका बेटे पर हक तो बनता है। कोई हक नहीं है उसका। 7 साल बाद उसे अपने बच्चे का ख्याल आ रहा है। हाँ, बेटा तो सिर्फ मेरा ही है ना। बच्चों वाली बातें कर रही हो। मैं सिर्फ कानूनी पोजीशन की बात कर रहा था। अच्छा बैठो, प्लीज बैठो। क्या खान बैठो? ना तो मैं मरवा में और ना ही जहाजेब में कोई फर्क रखता हूँ। ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। वो मेरा भी बेटा है। आई थिंक तुम्हें मिसामा कबीर से मिलना चाहिए। मैम, आपको याद है आपने मेरी खुला में हेल्प की थी? आपका नाम रुबीना है ना? जी। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपके शौहर आपको मेडिकल प्रैक्टिस जारी रखने से रोक रहे थे और इसलिए आपने खुला ली थी? जी हाँ, बिल्कुल। राइट, बताइए अब क्या मसला है? मैंने खुला के बाद अपने कुलीग डॉक्टर बाबर से शादी कर ली थी। मेरा बेटा भी मेरे पास है और अब तो हमारी एक बेटी भी है। हमने अपना क्लिनिक भी कर लिया है। हमारी लाइफ बहुत सेटल चल रही थी, लेकिन अचानक मसूद ने उसमें जहर घोल दिया। वो मुझसे मेरा बेटा लेना चाहता है और उसने मुझे लीगल नोटिस भी भिजवाया है। आई सी। अभी आपके बेटे की उम्र क्या है? 7 साल। देखिए, कानूनन तो 7 साल के बेटे पर बाप का ही हक होता है। वैसे इतने अरसे में मसूद ने अपने बेटे से कभी मुलाकात की, कोई मेंटेनेंस भेजी? नहीं, मैंने उसे मांगी भी नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए, आपको लीगली मैं एक मर्तबा फिर क्लियर कर दूं कि कानूनन 7 साल के बच्चे पर बाप का ही हक समझा जाता है। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, केस आपका वीक नहीं है। कोर्ट हर केस में मेरिट पर फैसला करती है और बहुत से पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाता है। फाइनेंशियल स्टैंडिंग देखी जाती है, बच्चे की वेलफेयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि कहाँ पर बच्चे के लिए बेहतरी है, और बच्चे की मर्ज़ी भी पूछी जाती है। वैसे आपको मालूम है कि मसूद की फाइनेंशियल स्टैंडिंग है क्या?
नहीं, मुझे नहीं पता। मसूद ने दूसरी शादी की या नहीं? मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। ओके, खैर अभी तो उसने लीगल नोटिस भेजा है, हम भी उस नोटिस का जवाब भेज देंगे, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन 5 साल के बाद उसको अपना बेटा वापस चाहिए, अजीब सी बात है, क्या वजह हो सकती है? मीनवाइल हम मसूद के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, कहाँ रहता है, जॉब क्या करता है, दूसरी शादी की है या नहीं। शेरोज़, कैन यू हेल्प आउट विद दिस? आप ज़रा मालूम करवाएं ये सारी डिटेल्स उसके बारे में। आप मुझे फ़िलहाल उस लीगल नोटिस की कॉपी तो भिजवाइए। कितना प्यारा है मेरा बेटा, बिल्कुल शहजादों की तरह है। लो 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 लो, हंस के दिखाओ, शाबाश। मसूद, मेरा लैब कोट नहीं मिल रहा। वो सफ़ेद वाला, वो जो तुम हॉस्पिटल पहन के जाती हो। जाहिर है उसी की बात कर रही हूँ, देखा है आपने? वो तो मैंने फेंक दिया। फेंक दिया? लेकिन क्यों? और अब मैं हॉस्पिटल क्या पहनकर जाऊंगी? अब तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी, बहुत कर ली तुमने डॉक्टरी, घर बैठे और बच्चे को संभालो। मसूद, ये सुबह सुबह आप कैसा मजाक कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? मैं डॉक्टर इसलिए तो नहीं बनी थी कि घर बैठूं बच्चे पालूं। हाँ, तुम घर बैठोगी। अब मुझे तुम्हारा जॉब करना कभी पसंद नहीं था। अब हमारा एक बेटा है, इसका ख्याल कौन करेगा? मसूद, हम कोई आया रख लेंगे, उसकी सैलरी मैं दे दूंगी, आप फिक्र मत करें ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे को आया नहीं, उसकी माँ पालेगी, और ये मेरा हुक्म है, समझी? मसूद, मैं डॉक्टर इसलिए नहीं बनी थी कि घर बैठ जाऊं, बच्चे पालूं, बर्तन धो। अब मेरे ऊपर मेरे मरीजों का भी हक है। क्या हक की बात कर रही हो? अब तुम पर सिर्फ मेरा और मेरे बच्चे का हक है, समझी? कब इनकार किया कि आपका कोई हक नहीं है मुझ पर? बकवास करती है, ज़बान चलाती है मुझसे, मेरी बराबरी करेगी, एक दूंगा। किस रवैये में उतर आए हैं आप? तलाक तो मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। हाँ, खुला ले सकती है तो तू ले ले। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, सिर्फ मेरे बेटे। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 12(1)(a) के तहत अगर कोई बाप अपने बच्चे या बच्चों को नान नफका देने में नाकाम रहता है तो सालसी कौंसिल से रुजू किया जा सकता है। कौंसिल एक सर्टिफिकेट जारी करेगी जिसमें बाप को एक मखसूस रकम बच्चों को देने के लिए पाबंद किया जाएगा और सब सेक्शन 1 या 2 के तहत मुअय्यना मुद्दत में रकम अदम अदायगी की सूरत में बाप की जायदाद से वसूल की जा सकती है। मिस्टर सलीम अहमद, आपकी एक्स वाइफ रजिया सुल्तान ने आपके ऊपर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस का सूट फाइल किया है। उनका कहना है कि आप 4 माह से अपने 3 बच्चों का मेंटेनेंस अदा नहीं कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जज साहब, मैंने मेंटेनेंस देने से कभी इनकार नहीं किया। तलाक के फौरन बाद में दुबई चला गया था, वहाँ से 5 साल तक मुस्तकिल मैं बच्चों का मेंटेनेंस रजिया को भेजता रहा हूँ, कभी 1 माह का भी गैप नहीं हुआ।
जज साहब 7 माह पहले मेरी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और मैं पाकिस्तान आ गया। मुस्तकिल मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे अभी तक कहीं जॉब नहीं मिली है और पाकिस्तान आकर भी 3 माह तक मैंने मुस्तकिल मेंटेनेंस दिया है। अब तो मेरे अपने अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे, मैं बच्चों का मेंटेनेंस कहाँ से उठाऊँ? जो जमा पूंजी थी वो भी सब ख़त्म हो चुकी है और मेरी एक्स वाइफ मेरे हालात अच्छी तरह जानती है, इसने ये केस सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए किया है। क्या बात करते हैं सलीम साहब, आपको अंदाजा है कि रजिया साहिबा किस परेशानी का सामना कर रही हैं? योर ऑनर, पिछले 4 महीनों से मेंटेनेंस अदा करने के ये डिफॉल्टर है। 4 महीने से मेरी क्लाइंट अकेली अपने बच्चों के तमाम अखराजात उठा रही है। योर ऑनर, अपने रिश्तेदारों हमसायों की मकरूज हो चुकी है और सलीम साहब बच्चों की जिम्मेदारी से भागने के लिए रोज एक नया बहाना बनाते हैं। किस मजबूरी की हालत में पहुंचकर मेरी क्लाइंट ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और ये आज अदालत के सामने भी सिर्फ बहाने पेश कर रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं। योर ऑनर, चाहे सलीम साहब के पास कोई परमानेंट जॉब हो या ना हो, अगर ये अपनी जिम्मेदारी से भागने के बजाय अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ उठाएं तो ये कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, मजदूरी भी कर सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम फैमिली लॉ 1961 के तहत बच्चों के अखराजात उठाना सिर्फ वालिद की ही जिम्मेदारी है। योर ऑनर, कानून के तहत मेरे क्लाइंट सलीम अहमद बच्चों का मेंटेनेंस अदा करने के पाबंद, और जैसा कि मेरे क्लाइंट सलीम अहमद ने मौजूद अदालत के सामने बताया कि तलाक के बाद 5 साल तक वो पाबंदी से जिम्मेदारी अदा करते रहे, कभी उन्होंने बच्चों का मेंटेनेंस डिले नहीं किया। लेकिन अब अगर ये जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रहे तो उसका एक जेन्युइन रीजन है। एक बेरोजगार शख्स जिसकी अपनी जमा पूंजी तक खत्म हो चुकी हो, वो बच्चों के अखराजात किस सूरत उठा सकता है? लिहाजा मेरी मौजूद अदालत से दरखास्त है कि सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मेरे क्लाइंट सलीम अहमद को थोड़ा वक्त दिया जाए। जैसे ही सलीम अहमद साहब को मुलाजमत मिलेगी, वो मेंटेनेंस अदा करने का सिलसिला दोबारा शुरू कर देंगे और गुज़िश्ता वाजिबात भी अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। योर ऑनर, पिछले 4 महीनों से तो इनकी बातों पर एतबार किया जा रहा है, इनको मोहलत भी दी गई है और अब भी ये बहाना है कि मालूम ही नहीं है मुस्तकिल नौकरी कब मिलनी है। जब तक मुस्तकिल नौकरी नहीं मिलेगी अखराजात नहीं भेजे जाएंगे। योर ऑनर, कितना इंतजार किया जाए? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने? और क्या जब तक इनको नौकरी नहीं मिलती क्या घर के खर्चे भी रुक जाएंगे? क्या बच्चों के स्कूल की फीस अदा नहीं की जाएगी? क्या बच्चों की उस वक्त तक खाने पीने की जरूरियात भी बंद कर दी जाएंगी? क्या बच्चे अगर बीमार हो तो उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाएगा? और बात करते हैं कि इनके पास अपने अखराजात के लिए पैसे नहीं है। क्या ये खाते पीते नहीं है? क्या ये अपने घर का रेंट अदा नहीं करते? क्या इनके घर के यूटिलिटी बिल्स की अदायगी नहीं हो रही? क्या इनके घर की बिजली कट गई है? और क्या ये वकील साहब की फीस अदा नहीं करेंगे? अगर इन तमाम कामों के लिए इनके पास पैसे हैं तो फिर अपने बच्चों को खर्चा भेजने के लिए इनके पास पैसे क्यों नहीं है? ये सिर्फ बहाने हैं सर, सिर्फ बहाने। जज साहब, वकील साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और ये तो इनकी मेहरबानी है कि ये मेरा केस मुफ्त में लड़ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता रज़िया के पास इतने पैसे हैं कि ये केस कर सकती हैं और मेरे बच्चों को चंद माह पाल नहीं सकती। रज़िया अगर जॉब भी करती हैं और उनके पास पैसे हों भी, तब भी बच्चों के अखराजात उठाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। शरई और कानूनी तौर पर ये आपकी ही जिम्मेदारी बनती है और इससे आप भाग रहे हैं। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट को बयान देने की इजाजत दी जाए। इजाजत। जज साहब, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, इन्हें क्या पता मैं किस तरह से गुजारा कर रही हूँ। जज साहब, मैंने तलाक के बाद बच्चों की खातिर शादी नहीं की। मैं एक स्कूल में टीचिंग करती हूँ, वहाँ से मुझे इतनी कम सैलरी मिलती है कि मैं 2 वक्त का बच्चों का पेट बामुश्किल पाल सकती। जज साहब, बच्चों के स्कूल और ट्यूशन की फीसें, उनके कपड़े लत्ते, उनकी हारी बीमारी, आखिर इन सब के लिए मैं कहाँ से वसाइल लाऊं? जज साहब, 3 माह से बच्चों की स्कूल की फीस नहीं अदा की गई, तो स्कूल से नोटिस आ गया कि अब अगर बच्चों की स्कूल की फ़ी पे न की गई तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जज साहब, कर्जदार तो मैं भी हो गया हूँ। मेरे करीबी दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। मैं अपने बच्चों से बहुत शर्मिंदा हूँ जज साहब, मगर क्या करूँ? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी एहसास है।
और मौजूद अदालत में इस वक्त उनकी झुकी हुई नजरें ये साबित करती हैं कि वो कभी अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते। लिहाजा सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मेरे क्लाइंट को थोड़ा वक्त दिया जाए। योर ऑनर, वकील साहब के क्लाइंट को पहले ही बहुत वक्त दिया जा चुका है। मेरी क्लाइंट अब और कर्जा उठाने के काबिल नहीं है। योर ऑनर, अदालत सलीम साहब से पिछले 4 महीने के ड्यूज रिकवर करवाए और इसके साथ साथ इनको पाबंद किया जाए कि ये हर महीने बाकायदगी से अपने बच्चों का खर्चा भेजें। थैंक यू सर। जनाबे वाला, मेरी तो अक्ल हैरान है कि मैं सामने एक सीधी सी बात क्यों नहीं समझ पा रही कि एक जॉबलेस इंसान कहां से पैसे दे सकता है, और हमारे मुल्क में कोई बेरोजगारी अलाउंस भी नहीं मिलता कि जिसे हासिल करके मेरे क्लाइंट सलीम अहमद अपने बच्चों को खर्चा दे सके। शुक्रिया। मिस्टर सलीम, जिस मकान में आप रहते हैं वो आपका ज़ाती मकान है? जैसा वो मेरे वालिद साहब ने तरके में छोड़ा था, और उस मकान में मेरी बहन और बहनोई भी रहते हैं। आजकल आप अपने अखराजात किस तरह पूरा कर रहे हैं? जैसा जब से मेरी जॉब ख़त्म हुई है, मेरे सारे अखराजात मेरी बहन और बहनोई पूरे कर रहे हैं। आपकी मिल्कियत में कोई तो वैल्यूएबल चीज़ होगी। हाँ, मेरे पास सिर्फ एक सेकेंड हैंड गाड़ी है। ठीक। तमाम तर हालात और वाक़यात और शवाहिद को पेश नज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डिफेंडेंट अपनी बेरोजगारी की वजह से 4 माह से अपने बच्चों को मेंटेनेंस अदा नहीं कर सके। लेकिन मुस्लिम फैमिली लॉ एक्ट 1961 के तहत एक बाप के ऊपर ये लाइबिलिटी होती है कि बच्चे जब तक बालिग ना हो जाएं, उनकी तमाम तर कफालत की जिम्मेदारी बाप पर रियायत होती है। लिहाजा ये अदालत मिस्टर सलीम को हुक्म देती है कि वो फौरी तौर पर मुबलिग 20,000 रुपये अपनी साबिक अहलिया रज़िया सुल्तान को अदा करें ताकि वो बच्चों के माहाना मेंटेनेंस अखराजात उठा सके। डिफेंडेंट सलीम के मुताबिक उनका वाहिद असासा उनकी एक सेकेंड हैंड कार है। लिहाजा अदालत ये तजवीज़ देती है कि वो ये रकम उनकी सेकेंड हैंड कार बेच कर भी हासिल कर सकते हैं। मिस्टर सलीम को इस बात का भी पाबंद किया जाता है कि वो फौरी तौर पर अपने रोज़गार का बंदोबस्त करें और अपना अपॉइंटमेंट लेटर अदालत में पेश करें। उनकी तनख्वाह को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत उनके बच्चों का मेंटेनेंस अमाउंट तय करेगी। अदालत बर्खास्त की जाती है। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के तहत शादी के दौरान या तलाक के बाद पैदा होने वाले बच्चे के इखराजात बाप की जिम्मेदारी हैं। अगर कोई शख्स तलाक के बाद बीवी और बच्चों के नान नफके की जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो मुतासिरा खातून मज़कूरा एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट से रुजू करने का हक रखती है। मैम, मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट ने बड़ा बैलेंस फैसला दिया है। इस मैटर का इससे ज़्यादा अच्छा हल नहीं हो सकता। हाँ, यू आर राइट, बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा जी, आपके ज़िम्मे एक टास्क लगाई थी मैंने कि मसूद के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके दें। क्या बना उसका? मैम, वो दूसरे केस में बिजी था इसलिए नहीं कर सका। शहरोज, प्रायोरिटीज़ तो अपनी ठीक रखा करें ना। देयर ऑल जम्बल्ड अप, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप मुझे मसूद के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके दें। उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, कहाँ जॉब करता है, कहाँ पर रहता है, दूसरी शादी की है उसने या नहीं। आई वांट ऑल दीज डिटेल्स प्लीज। सॉरी मैम, मैं ये आज ही करता हूँ। आज की तारीख में शहरोज, मुझे आज की तारीख में ये सारी डिटेल्स चाहिए प्लीज। ठीक है मैम। ओके। हेलो। हेलो जी, कौन? मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर रुबीना। कौन? मसूद? चले, याद दूँ मैं आपको? अरे मैं तो समझ रहा था कि आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल गया है। दोनों का खूब क्लिनिक चल रहा है, बंगला शंगला भी बना लिया आप लोगों ने। हाँ भाई, बड़ी ऐश में ज़िंदगी गुजर रही है तुम लोगों की। मैं समझा था कि ये गरीब आपको कहाँ याद होगा। तुम चाहते क्या हो और
इस नोटिस का मतलब क्या है? आप तो बड़ी आला तालीम याफ्ता हैं, हाँ? मेरे लीगल नोटिस ने आपको अच्छी तरह समझा दिया होगा कि मैं क्या चाहता हूँ, और आप फिर उसी आमना कबीर के पास पहुँच गई, उसी औरत के पास जिसने मुझसे आपको खुला दिलवाया। लेकिन याद रखना, ये केस आमना कबीर नहीं जीत सकती है, क्योंकि जहाज़ पे सिर्फ मेरा हक है। हक? कैसा हक? जहांजेब सिर्फ मेरा बेटा है, वो तो तुम्हें पहचानता तक नहीं है। तुम सिर्फ मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए आए हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम कुछ भी कर लो, जहांजेब तुमको नहीं मिल सकता। मुझे मालूम था कि घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। अब आपसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी, डॉक्टर रोबीना बाबर। मसूद अब मेरी जिंदगी आसान बनाने के लिए वापस आया है। उसे अब अपने बच्चे का ख्याल आया है। 7 साल हो गए उसको, मैंने अपने बच्चे को पाला। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, वो मुझसे मेरा बच्चा छीन लेगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और जिस तरह मरवा मेरी बेटी है, जहांजेब भी मेरा ही बेटा है। मैंने कभी दोनों में फर्क नहीं समझा। मसूद बहुत खतरनाक आदमी है, वो मुझसे मेरा बच्चा छीन लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं उस घटिया इंसान को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर उसे कुछ पैसे भी देने पड़े ना, तो वो देकर उसका मुंह बंद कर देंगे। उसे एक दफा पैसे दे दिए ना, तो जिंदगी भर के लिए मुश्किल बन जाएगा वो। मैम, मैंने मसूद के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। मसूद साहब ने दूसरी शादी कर ली है, जिससे उनके 3 बच्चे हैं। वो 2 कमरों के एक फ्लैट में रहते हैं, और जिस प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं वहाँ उनकी सैलरी नॉट मोर देन 40,000 होगी। स्ट्रेंज, इन हालात में तो वो मुश्किल से अपने बीवी बच्चों के खर्चे उठाता होगा। Why would he want an added responsibility? जहांजेब की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा वो? उसका फ़ोन नंबर लाए हो तुम? जी मेरे पास नंबर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मसूद साहब बात कर रहे हैं? जी। मसूद साहब, मैं एडवोकेट आमिना कबीर बात कर रही हूँ। जी, आपने जो मेरे लीगल नोटिस का जवाब भेजा है, उसका जायज़ा मेरा वकील ले रहा है। वो तो ठीक है। एक्चुअली मैं आपसे मुलाकात करना चाह रही थी। इज़ इट पॉसिबल आप कल दोपहर 3 बजे मेरे चेम्बर तशरीफ़ ले आएँ? आपने जो बात भी करनी है मेरे वकील से करें। देखिए, आप चाहें तो आप बेशक अपना वकील साथ ले आएँ, लेकिन वकील इन्वॉल्व होंगे तो फिर मामला बड़ा ऑफिशियल हो जाता है। और मेरी कोशिश ये थी कि हम किसी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाएं। देखिए, अब जो बात भी होगी कोर्ट में ही होगी, और वैसे भी आज मेरे वकील ने केस फाइल कर दिया होगा। देखिए, आप शौक से कोर्ट में जाएं, पेशियां भुगतें, हर पेशी पे वकील की फीस भी अदा करें। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन मैं तो आपकी बेहतरी के लिए बात कर रही थी। आपका वक्त भी बच जाएगा, पैसे का ज़या भी नहीं होगा। आप सिर्फ एक दफ़ा मुलाकात कर लें मुझसे आके। ठीक है, मैं ऑफिस से लौटते हुए देखूंगा। अगर टाइम मिला तो मैं आ जाऊंगा आपके पास। गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत बच्चे नाबालिग हों तो उन पर मां का हक तस्लीम किया जाता है। लड़का 7 साल की उम्र तक और लड़की सन बलूगत को पहुंचने तक मां की कस्टडी में रहेगी।
वीडियो गेम में लगे हुए, यानी कि थोड़ी सी बातें ही कर लो। और भाई क्या हो रहा है? फोन आया था फिर उसका? बच्चे बैठे हुए हैं, इनके सामने ही बात करना मुनासिब नहीं है। ओह हाँ, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। फिर मैं सोच रहा था कि कहीं डिनर पे बाहर चलते हैं। आइडिया तो अच्छा है। तुम भी डिप्रेशन से बाहर आ जाओगी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी मैं सामना। एक्चुअली आपको कॉल किया था, थोड़ी सी जहमत देनी थी। कल दोपहर 3 बजे के करीब अगर आप मेरे चेम्बर तशरीफ ले आए। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। चलें, ओके, सी यू टुमारो देन। अल्लाह हाफिज। ट्रस्ट मी, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। हाँ जी, आ गए मसूद साहब? जी जी, भिजवा दीजिए उनको ऊपर ऑफिस से। थैंक यू। इज़ हेयर। अच्छा, आपने अब कोई बात नहीं करनी, जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीच में बिल्कुल नहीं बोलना। ट्रस्ट मी, आई विल हैंडल दिस। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे बताया नहीं था कि यहाँ ये भी मौजूद होंगी। देखिए, आप दोनों के दरमियान सेटलमेंट होनी है तो इनका होना तो बहुत ज़रूरी था ना। वैसे हम सिर्फ इंसाफ की बात करेंगे। आप तशरीफ़ तो रखिए, मैं किसी की साइड नहीं लूँगी। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। जी बोलिए। देखिए मसूद साहब, कानूनी तौर पर ये बात सच है कि आपका केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है कि अगर लड़का 7 साल का हो तो उस पर बाप का हक तसव्वुर किया जाता है। लेकिन एक लॉजिकल सा सवाल है कि इतने साल आपने कभी अपने बेटे को ना विज़िट करने की कोशिश की, ना विजिटेशन राइट्स मांगे, ना कभी चाइल्ड कस्टडी का दावा किया, क्यों? देखिए, मैंने कस्टडी का केस इसलिए नहीं किया था कि मैं जानता हूँ कि 7 साल तक बच्चे पर माँ का हक होता है। अगर मैं केस करता तो हार जाता, लेकिन अब मैं केस जीतने की पोजीशन में हूँ। और रही बात मेंटेनेंस की, तो वो रूबीना ने कभी मांगे ही नहीं, और इसे पैसे मांगने की ज़रूरत ही क्या है। इसका तो माशाल्लाह क्लिनिक खूब चल रहा है, मालदार हो गई अब। देखें, ये चाहे जितना भी कमा लेना, लेकिन कानूनी तौर पर, शरई तौर पर बच्चे के तमाम तर अखराजात की ज़िम्मेदारी बाप पर ही आयद होती है। और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि पहले आपका केस कमज़ोर था, अब शायद आपका केस स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो बहुत माजरत के साथ, बच्चे की कस्टडी केसेस में अदालत माँ बाप की कन्वीनियंस को नहीं देखती, बल्कि बच्चे के वेलफेयर को मद्देनज़र रखती है। और आप आज की तारीख में जो कस्टडी का दावा करने जा रहे हैं, आपने बच्चे के वेलफेयर के बारे में सोचा? वो एक हैप्पी फैमिली यूनिट में रह रहा है, एक शख्स को वो अपना सगा बाप तस्वुर करता है और वो शख्स उसको सगे बाप वाली मोहब्बत भी दे रहा है। तमाम अखराजात उठाए जा रहे हैं, बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उसका एक सोशल सर्कल है। आप बच्चे को किस किस्म की जहनी अजियत देना चाह रहे हैं? उसको उस पूरी एनवायरनमेंट से अपरूट करके क्या अच्छाई होगी? सिर्फ इसको तकलीफ देना चाह रहे हैं? ये सामना, आप एक औरत होने के नाते एक औरत की साइड ले रही हैं। अरे मेरे दुख को भी तो समझिए आप। मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रह सकता हूँ, बताएं। देखें, आप बच्चे के बगैर किस कर्ब से गुजर रहे हैं, ये तो या आप जानते हैं या खुदा जानता है। लेकिन हकीकत ये भी है कि मैं किसी की साइड नहीं ले रही। देखिए, मेरे लिए इस वक्त सिर्फ जहांज़ेब का वेलफेयर इम्पोर्टेंट है। आप उसकी कस्टडी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक शौक होगा ये जानना कि उसका बाप कोई और है। आप पहले बच्चे के साथ अपना ताल्लुक़ तो बिल्ड करें। मैं आपको कोर्ट के ज़रिए विजिटेशन राइट्स दे देती हूँ,
आप उसको मिलना शुरू करें, वो आपसे मानूस होगा, आप उसके एक्सपेंसेस उठाना शुरू करें। एक बाप होने की जिम्मेदारी तो उठाना शुरू करें पहले। ठीक है, मैं अपने बच्चे का पूरा खर्चा उठाऊंगा, लेकिन उसे अपने घर ले जाकर। देखें, बहुत माजरत के साथ, आपके घर में जो पहले आपके 3 बच्चे मौजूद हैं, आप उनके अखराजात तो उठा नहीं पा रहे। अभी क्या ये सच नहीं है कि बच्चों के स्कूल से नोटिस आया है कि वो इम्तिहान देने के लिए नहीं बैठ सकते क्योंकि पिछले 3 महीने के वाजिबात हैं, आपने उनकी स्कूल की फीस अदा नहीं की। आप एक और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेना चाह रहे हैं जब आप पिछले 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सक रहे? 40,000 रुपये आपकी तनख्वाह है, टैक्स कटने के बाद वो 35 या 37,000 रह जाती होगी। आप ये एडेड स्ट्रेस क्यों डालना चाह रहे हैं? खुलकर बात करें, हम भी सेटलमेंट चाह रहे हैं, हम भी बच्चे की बेहतरी के बारे में सोचना चाह रहे हैं। आप सिर्फ इसको ज़हनी अज़ियत देना चाहते हैं या आपका कोई और मुतालबा है? तो अभी वक्त है टेबल पर रख दें। मैं कैसे तरक्की करता? पिछले 7 साल से मैं मेंटली अपसेट हूँ। मेरा बच्चा मुझसे दूर है, इनका क्या है? बच्चा इनके पास है, शादी इन्होंने दूसरी कर ली। हाँ, क्लिनिक इनका खूब चल रहा है, 100 से ज़्यादा पेशेंट देखती हैं, हज़ारों रुपये फीस है। अरे डिस्टर्ब तो मैं हूँ, आप मुझे इससे कंपेयर कर रही हैं? बड़े अफसोस की बात है। देखिए, आपकी किस्मत है कि आपने बहुत तरक्की नहीं की, वरना जॉब तो आप भी कर रहे हैं, दूसरी शादी तो आपने भी कर ली। और अगर आप वाकई में अपने बच्चे को इस कदर मिस करते थे तो आप बच्चे को मिल सकते थे। देखिए, आप अदालत भी जाएंगे तो वहाँ पर भी वक्त ज़ाया होगा। अभी भी मुझे लग रहा है कि हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आप असल में बताएं कि आप चाहते क्या हैं? क्या आप इससे बदला लेना चाहते हैं, इसको अजियत देना चाहते हैं, या कोई और मुफाद है? जो भी बात आपके जहन में है, जो भी डिमांड है, आप क्लियरली बता दें हमें। देखिए मिस आमना, अगर आप चाहती हैं कि मैं कस्टडी का केस वापस ले लूँ तो मेरी रुबीना के साथ एक डील करवा दें। किस किस्म की डील? ठीक है, मैं कस्टडी का केस वापस ले लेता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। लेट मी बी वेरी क्लियर, रुबीना अगर आपको 50 लाख रुपया दे दे तो आप कस्टडी के दावे से दस्तबरदार हो जाएंगे। देखें, तरक्की करने का हर इंसान को हक हासिल है, और अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इसे अवेल क्यों ना करूं? मसूद साहब, अगर बच्चे की कस्टडी की कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास बनती भी थी ना, तो अब तो रही नहीं। क्या मतलब? ये जितनी कन्वर्सेशन हुई है ना, वो इस सेल फोन में रिकॉर्ड हो गई है, और इस कन्वर्सेशन को जब हम कोर्ट में बतौर एविडेंस पेश करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि आपको असल में बच्चे से कितना प्यार है, बच्चे की वेलफेयर का कितना एहसास है, बच्चे के लिए आप कितना तड़पते रहे हैं। अदालत को मालूम हो जाएगा कि आप एक ब्लैकमेलर की ज़हनियत रखते हैं, और हो सकता है अदालत आपको इस बात की सज़ा भी दे। आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। ज़ेब अब आपके पास ही रहेगा। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।